हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी इसके पहले वाले लेक्चर में हमने SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म और उसके सैलिएंट फीचर्स को एक्सप्लेन किया था। अभी वाला जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हमारा पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन होगा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग SN2 एंड SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म्स। तो देयर आर थ्री फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस और गवर्न द SN1 and SN2 reaction, simply substitution nucleophilic reactions. First one is the nature of substrate. जो अल्किल हैलाइड हम यूज कर रहे हैं उसके नेचर पर जो है SN1 और SN2 रिएक्शन डिपेंड होगी। दूसरा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट, इसके अंदर हम जो न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं वो कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रांग है, वो डिसाइड करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना फास्ट हो सकता है। और सॉल्वेंट पोलैरिटी, सॉल्वेंट की पोलैरिटी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वी विल डिस्कस वन बाय वन these 3 points. Let us see first point, nature of substrate. तो consider SN2 mechanism. SN2 reaction is favored in primary alkyl halides. प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स के अंदर आप देखिए कि जो इंटरमीडिएट स्टेट बनती है उसके अंदर जो कार्बन होगा, जो सेंट्रल कार्बन होगा, वो पहले से ही क्राउडेड है। तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड के अंदर आप देखोगे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं मिथिल ग्रुप प्राइमरी अल्किल ग्रुप के तौर पर ले रहा हूं और इसके साथ में इधर हाइड्रोजन अटैच है। दिस इज पार्शियल निगेटिव चार्ज और इस तरफ न्यूक्लियोफाइल अपने बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो पार्शियली निगेटिव चार्ज। तो यहां पर आप देखिए कि ये क्राउडेड ट्रांजिशन स्टेट है, पेंटा कोऑर्डिनेटेड कार्बन यहां पर मौजूद है। अगर हम यहां पर इसके अंदर अल्किल हैलाइड का नेचर चेंज करते हैं तो क्राउडिंग और इंक्रीज होगी और उसकी वजह से क्या होगा कि SN2 रिएक्शन ये जो है फेवर नहीं होगी। दैट मीन्स द ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म इज मोर एंड मोर क्राउडेड। तो ये देखिए प्राइमरी अल्किल हैलाइड है। अब मैं सेकेंडरी अल्किल हैलाइड लेता हूं हियर, दिस वन। अब यहां पर आप देखिए कि क्राउडिंग इंक्रीज हो गई। दिस इज फॉर सेकंड अल्किल हैलाइड। ये भी प्राइमरी अल्किल हैलाइड है लेकिन एक मिथिल ग्रुप यहां पर ये क्राउडेड अल्किल ग्रुप के तौर पर प्रेजेंट है, तो क्राउडिंग यहां पर इंक्रीज हो गई। उसके बाद आप देखिए मैं सेकेंडरी अल्किल हैलाइड ले रहा हूं तो क्राउडिंग और इंक्रीज होगी। और अगर मैं इसको टर्शरी अल्किल हैलाइड ले लूं तो यू विल गेट मोर क्राउडेड ट्रांजिशन स्टेट। और जैसे जैसे ट्रांजिशन स्टेट जो है मोर क्राउडेड होते जाएगी, इट विल डीस्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट नाउ लुक हियर फ्रॉम दिस टू दिस कंपाउंड। ये जो इंटरमीडिएट्स आपको दिख रहे हैं ये ट्रांजिशन स्टेट्स है। यहां पर क्राउडिंग कम है, यहां पर थोड़ी इंक्रीज हो गई, यहां पर क्राउडिंग और इंक्रीज हो गई, यहां पर क्राउडिंग सबसे ज्यादा हो गई। इसलिए यहां पर SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, अगर आप इस डायरेक्शन में चलोगे लेफ्ट टू राइट तो SN2 मैकेनिज्म डिक्रीज होगा। तो मोस्टली जो अल्किल हैलाइड्स होते हैं, प्राइमरी अल्किल हैलाइड फेवर्स द SN2 मैकेनिज्म। ओके, नाउ द नेक्स्ट SN1 मैकेनिज्म। In case of SN1 mechanism, carbocation is formed. कार्बोकेटाइन जब हम बनाएंगे तो आप इसमें देखोगे कि जैसे जैसे बल्कीनेस ऑफ द कार्बोकेटाइन इंक्रीज होगा, दो फैक्टर्स उसके ऊपर जो है वर्क करेंगे। एक फैक्टर इसमें है प्लस I इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप और दूसरा फैक्टर होगा हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब मैं यहां पर आपको टर्शरी अल्किल हैलाइड के ऊपर बताता हूं
कि किस तरह से प्लस आई इफेक्ट है ये इफेक्ट करेगा और कार्बोकेटाइन को स्टेबिलाईज करेगा। और जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबिलाईज होगा उतनी फास्ट SN1 रिएक्शन होगी। नाउ लुक हियर, फर्स्ट प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये हो गया मिथिल कार्बोकेटाइन। उसके बाद इथिल कार्बोकेटाइन, देन आइसोप्रोपिल कार्बोकेटाइन, एंड लास्ट वन टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन। मैं यहां पर जितने अल्फा कार्बन एटम्स हैं उन सब के हाइड्रोजन्स को मैंने सेपरेट किया है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां पर आप देखिए कि इस कार्बन के बाद में कोई कार्बन नहीं है, तो यहां पर SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म होने का कोई चांस नहीं है। इसके अंदर आप देखिए कि एक मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है, इस मिथिल ग्रुप का एक प्लस आई इफेक्ट इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा। और साथ ही साथ विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोकेटाइन, दिस कार्बन इज अल्फा और इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, तो आपको इसका 3 हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर मिलेगा। उसके बाद इस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में देखिए आपके पास 2 मिथिल ग्रुप है, 1, 2। तो इस तरह से यहां पर प्लस आई इफेक्ट, 2 मिथिल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट इस कार्बोकेटाइन को स्टेबिलाईज करेगा। और साथ ही साथ दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन, तो 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, सो दिस मॉलिक्यूल शोज 6 हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर्स। उसके बाद आप देखिए टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन में 1, 2, 3 मिथिल ग्रुप्स है और इन तीनों मिथिल ग्रुप्स का आपको प्लस आई इफेक्ट मिलेगा। सो दिस टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन इज very stabilized by the electron donating inductive effect, that is plus I effects of 3 methyl groups. Similarly, there are total 9 alpha hydrogen atoms present which shows about 9 hyperconjugable structures. तो जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट का इंफ्लुएंस कार्बोकेटाइन पर बढ़ता जाएगा, कार्बोकेटाइन जो स्टेबिलाईज होगा और SN1 रिएक्शन फेवर करेगी। साथ ही साथ मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, more will be the hyperconjugable structures and more stable will be the carbocation. यहां पर देखो कोई भी hyperconjugable structure नहीं मिलता है, तो SN1 रिएक्शन इसका होने का कोई चांस नहीं है। यहां पर आप देख रहे हो कि सिर्फ एक मिथिल ग्रुप है जो इस कार्बोकेटाइन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबिलाईज करेगा और सिर्फ 3 हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर बनेंगे। यहां पर आपको 6 हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, और टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन में 3 प्लस आई इफेक्ट और 9 हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर मिलेंगे। इस वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन जो होगा वो टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन होगा। दैट मीन्स टर्शरी अल्किल हैलाइड्स अंडरगो वेरी फास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। अब एक सिंपल सा चार्ट मैं आपको बता दूं, उस पर से आप बहुत इजीली गवर्न कर सकते हो और जज कर सकते हो कि कौन से अल्किल हैलाइड्स को आप कौन सी रिएक्शन के ऊपर उसका मैकेनिज्म डिसाइड करोगे। तो पहले मैं यहां पर CH3X लिखता हूं, उसके बाद प्राइमरी अल्किल हैलाइड, देन सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, देन टर्शरी अल्किल हैलाइड। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 टाइप के अल्किल हैलाइड्स हैं। तो अगर आप मिथिल हैलाइड से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्किल हैलाइड की तरफ मूव करते हो लाइक दिस, तो यहां पर मैं लिखूंगा इंक्रीज इन SN1 रिएक्शन। तो बिल्कुल सिंपली आपको समझ में आता है कि हम प्राइमरी अल्किल हैलाइड से जब टर्शरी अल्किल हैलाइड की तरफ जाएंगे तो हमको SN1 रिएक्शन फेवर मिलेगा, और उधर से इधर अगर हम आते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इस डायरेक्शन में, तो हमको मिलेगा इंक्रीज इन SN2 रिएक्शन पाथ। तो इस तरह से हम यहां पर इस सिंपल से चार्ट से बहुत इजीली ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं
कि कौन सा अल्किल हैलाइड हमारे पास होगा, तो हम उसको कौन से सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के मैकेनिज्म पर उसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। तो ये शॉर्ट जो है बिल्कुल डायग्राम है जिस पर से आपको जो है समझ में आएगा कि हाउ डज नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट अफेक्ट्स द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन मैकेनिज्म। नाउ द सेकंड पार्ट इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट। SN1 मैकेनिज्म के अंदर SN2 मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफाइल जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होगा, सब्स्टिट्यूशन उतनी फास्ट होगी। नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज गवर्न और जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जनरली हम यहां पर इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन ले रहे हैं, तो इस हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर ये जो निगेटिव चार्ज है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये कितनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन अल्किल ग्रुप को डोनेट करके उसके साथ में बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस बेस होना चाहिए, दिस मस्ट बी लुईस बेस। तो स्ट्रॉन्ग लुईस बेसेस आर दोज स्पीशीज विच आर एबल टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स इजीली। तो जितना आसानी के साथ ये इलेक्ट्रॉन अल्किल ग्रुप को डोनेट होगा उतना फास्ट एसएन रिएक्शंस होगी। और यहां पर आप देखिए कि SN2 मैकेनिज्म के अंदर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सोलो स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है। सो द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल गवर्न्स द रेट ऑफ रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर। बट इन केस ऑफ SN1 मैकेनिज्म, जो आपके सोलो स्टेप रिएक्शन है जो रिवर्सिबल है, उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है। So the nucleophilicity of nucleophile or nucleophilicity of the reagent does not affect the rate of reaction. तो ये दो चीज को आप खास तौर से कंपेयर कीजिए। SN2 मैकेनिज्म के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको हम RDS स्टेप करें या सोलो स्टेप करें, उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है। इसलिए यहां पर इस रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट इसका अफेक्ट होगा, रिएक्शन के रेट पर ये अफेक्ट करेगा, ये गवर्न करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा या फास्ट होगा। बट इन केस ऑफ SN1 मैकेनिज्म, जो स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट डजंट मैटर इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन। नाउ द लास्ट वन इज द सॉल्वेंट पोलैरिटी। आप देखिए कि यहां पर जो रिएक्शन बन रही है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन के अंदर, आप देखोगे कि न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है रेट डिटरमाइनिंग स्टेट के अंदर और रिएजेंट अल्किल हैलाइड्स भी हैं। अगर आप यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हो तो ये क्या करेगा, जो आयंस है उसको सॉल्वेट करेगा और इस तरह से न्यूक्लियोफाइल यहां पर जब डिस्टेबिलाइज होगा और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म स्लो होगी। तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म इज कैरिड आउट इन अप्रोटिक सॉल्वेंट। ये बात ध्यान रखिए, इन केस ऑफ SN2 मैकेनिज्म वी मस्ट कैरी आउट दिस रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अप्रोटिक सॉल्वेंट। जबकि आप देखोगे कि आपके पास जो SN1 मैकेनिज्म है, इसके फर्स्ट स्टेप जो है जिसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, इसमें न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर आप इसके अंदर प्रोटिक सॉल्वेंट, दैट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हो, तो चूंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए अगर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता भी है तो इट डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। सो SN1 मैकेनिज्म शुड बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो इस तरह से ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो SN2 और SN1 रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो फैक्टर्स हैं नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट, सॉल्वेंट पोलैरिटी। तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में हमने ये देखा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्किल हैलाइड अगर हम यूज करते हैं तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर और बायमोलिकुलर कौन सा रेट जो है कम या ज्यादा होता है। तो बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि SN2 रिएक्शन ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स के अंदर जो है फेवर करेगी और SN1 रिएक्शन मोस्टली टर्शियरी अल्किल हैलाइड्स के अंदर फेवर करेगी। और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट, ये बात जो है खास तौर से नोटिस करना है कि आपके पास SN1 रिएक्शन के अंदर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है,
तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, लेकिन SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है, तो मोर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल विल फेवर द SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फास्टर एंड फास्टर, और उसके अंदर बहुत आसानी से जो रिएक्शन फास्ट होगी, जितना ज्यादा वो लुईस बेस होगा तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है आपको SN2 रिएक्शन फेवर करेगी। और लास्ट हमने देखा सॉल्वेंट पोलैरिटी, तो ये 2 पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है। अप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर SN2 मैकेनिज्म फेवर करेगा और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर SN1 मैकेनिज्म फेवर करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने जो अल्किल हैलाइड का जो टॉपिक था वो यहाँ पर कंप्लीट किया है। इसके अंदर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, कॉमन नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड, और उसके साथ साथ यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने अल्किल हैलाइड के एग्जांपल लिया, और उसके साथ साथ ये लास्ट टॉपिक था फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। अब एक टॉपिक जो हमारा अगला आने वाला है, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स। हेलोजन डेरिवेटिव्स का एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड हेलोएरीन्स, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक और बचेगा जिसके अंदर हम अदर हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड एरीन्स, एरीन्स तो नहीं अल्केन्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सिंपल जो है क्लोरोफॉर्म है, आइडोफॉर्म है, फ्रियोन्स है, एटसेट्रा। तो वो चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और कुछ कंपाउंड्स जो अदर हेलोजन डेरिवेटिव्स में आते हैं वो चीज हम इसके बाद वाले लेक्चर्स में डिस्कस करके इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। ओके, वी स्टॉप हियर।